जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। आने वाले बोर्ड को ध्यान में रखकर और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों की बेसिक को ध्यान में रखकर भी एनसीईआरटी पढ़कर मैं खुद इसके नोट्स निकाल कर बनाकर लाता हूं और इसी संदर्भ में आज हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़ा है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने 2 ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वह है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया से संबंधित आप इस वक्त मैप देख रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ल्ड के मैप में दक्षिण एशिया पहले आप देख लीजिए। ये जो पूरा पार्ट है, खास तौर से जो ग्रीन रंग का दिख रहा है और यहाँ का म्यांमार, ठीक है, ये दक्षिण एशिया है। और इसको अगर बड़े लेवल पे देखें तो ये इसका है। इसमें देखिए वैसे तो भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, ये नेपाल है, ठीक है, और ये भूटान है, ये शामिल है, ठीक। ये आपको भी पता है, ये बांग्लादेश है, ये शामिल है, ठीक। श्रीलंका शामिल है। ये छोटे-छोटे जो बिंदुएँ दिख रहे हैं आपको, ये मालदीव्स है, ये मालदीव है, ये द्वीप हैं छोटे-छोटे, ये शामिल है। अफ़गानिस्तान को भी अब शामिल किया जाने लगा है। साथ में एक यहाँ पर कंट्री है म्यांमार, ठीक है? म्यांमार को भी अब शामिल कर लिया गया है। कहा जाए तो एक तरह से कुछ विचारक या कुछ इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है? अगर इसकी अवस्थिति की बात की जाए, इसके लोकेशन की बात की जाए कि ये कहाँ पर है, कैसे स्थित है, या जो भी इसके संबंधित अति महत्वपूर्ण, देखिए पहले तो ये है अरब सागर, ये आपका अरब सागर, ठीक, ठीक, 1 मिनट। फिर ये हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हो गया आपका हिंद महासागर, और यहाँ पे आपको भी पता है कि ये जो है कुछ ऐसा ही हिमालय है। आपको भी पता, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में हिमालय और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर इसकी अवस्थिति है, ठीक है। हमने आपको जो प्रमुख नाम बताया, आपको फिर से दोबारा से बताया। अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, ये बांग्लादेश है, मालदीव्स ये द्वीप है, श्रीलंका है, और अब कहीं कुछ जगह पर भी म्यांमार को भी माना जाने लगा है। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग इससे संबंधित पढ़ेंगे। पहले तो इनके बारे में जानेंगे कि इनके यहाँ पर किस प्रकार की शासन प्रणाली है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साथ में भारत के साथ इन देशों के क्या संबंध है, वहां पर किस किस को लेकर विवाद है और किस बात को लेकर जो है असहमतियां भी बन चुकी हैं, उस पर भी हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेज पर। पहले बात हमने आपको दक्षिण एशिया के बारे में बताया ही कि देखिए कि कौन-कौन से देश इसमें शामिल हैं, ठीक है? देखिए भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक? दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें म्यांमार हमने बताया और अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया जाता है, ठीक है? चीन दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार हम आपको फिर से पूरा मैप में दिखाएँ। चीन का अगर आप पार्ट देखें कि चीन भारत का मैप उसमें नहीं है। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो है ये चीन है। क्लियर? ये जो पार्ट है ये चीन है, ठीक है। तो चीन इसमें दक्षिण एशिया का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद से उत्तर हिमालय हमने आपको इसकी भौगोलिक वो बता दिया कि भौगोलिक इसकी अवस्थिति क्या है। देखिए अगर बात की जाए कि किस देश में कैसा शासन है, तो श्रीलंका और भारत में आजादी के बाद से ही लोकतंत्र है, ठीक। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए तो कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन है। आपको यहाँ बताते चले कि बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान था। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के साथ आज़ादी के साथ विभाजन भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान बनकर निकला। ठीक है? तो एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है? अगर भारत का मैप अगर ऐसे देखें आप, तो यहाँ पे जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, और ये आपको अगर हम मैप में बताएँ तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान था, और अभी आपने मैप में देखा है यहाँ पर बांग्लादेश है, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक? जब ये दोनों अलग-अलग थे, लेकिन 1971 में यहाँ पर यहाँ के लोगों को इसके द्वारा, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर शोषण किया जा रहा था, ज़्यादा इन पर दबाव दिया जा रहा था। तो भारत सरकार ने मदद किया इनको, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ गया। आपको याद होगा 1971 का युद्ध, ठीक है? आप ज़रूर जानते होंगे इस युद्ध के बारे में, जिसमें भारत ने जीता और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद से पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में क्या बन गया? ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है?
ये ध्यान रखिए। इसी पूर्वी पहले ये पूर्वी बंगाल आजादी से पहले अगर देखा जाए तो यही जो आज का बांग्लादेश है ये पूर्वी बंगाल था, इसीलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगर आपके मन में प्रश्न उठता हो कि ये पूर्व दिशा है इस साइड, तो लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ऐसा क्यों? इस वजह से इसका नाम पश्चिम बंगाल है। क्लियर? चलिए, फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर कभी लोकतंत्र रहता है, कभी सैन्य शासन रहता है, ठीक ना? दूसरा चीज, भूटान की बात की जाए, हमने आपको मैप में दिखाया है, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। 2006 से तक राजतंत्र था, कहां पर? नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था। ठीक है, 2006 के बाद से 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ है नेपाल में, और अब वहां पर लोकतंत्र है। यहाँ पर इन लोगों ने 2015 में संविधान को अपना लिया है। ठीक है, चलिए, मालदीव की बात की जाए तो मालदीव में 1968 तक जो है सल्तनत रहा है, लेकिन वर्तमान में वहां भी लोकतंत्र है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात की जाए तो जब संविधान बना तो वहां के जनरल जो थे आयूब खान, पहले संविधान के बाद से इन्होंने अपनी बागडोर अपने हाथों में ले लिया। चलिए, अब पाकिस्तान में लोकतंत्र से संबंधित आगे भी देखते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र स्थायी न होने के कुछ कारण है, क्या कारण है वो जानते हैं। तो देखिए, यहाँ के लोकतंत्र को स्थायी न होने का पहला कारण है कि सेना हमेशा हस्तक्षेप करती रहती है। वर्तमान में भी आप सुनते रहते हो कि वहां के जो सैन्य प्रमुख है बैजवा, वो हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा सेना हस्तक्षेप करती है, सेना का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक जो राजगुरु गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनका भी हस्तक्षेप रहता है, मौलवी वगैरह है जो, उनका भी यहाँ पर दबदबा रहता है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, आपको पता है कि ये शुरू में अमेरिका के ज्यादा पीछे लगू रहा, और वर्तमान में जो है चाइना के साथ ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, चीन के साथ ये आगे बढ़ रहा है, और जिसमें बर्बाद भी हो रहा है, और ये हमेशा विदेशी ताकतों के उसमें रहता है। तो बट ऑब्वियसली तीसरा इसका बर्बाद ही चाहेगा, बर्बाद ही चाहेगा। राजनीतिक दलों की संकीर्ण व्यवस्था है, भारत के साथ तनातनी, भारत के साथ मैत्री भाव से रहता, तो भारत जरूर इसके साथ कुछ न कुछ उदारता के साथ, जैसे बाकी राष्ट्रों के साथ संबंध बना रहा है, इसके साथ भी बनाता है। लेकिन इसके यहाँ आतंकवाद होने के कारण भी भारत इसको सपोर्ट नहीं करता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करें तो हमने आपको बताया कि 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर प्रभुत्व के खिलाफ देखिए, हमने बताया कि 1970 में जो यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, अवामी लीग जो वहाँ की पार्टी थी, ठीक है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में इस पार्टी ने जो है 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। ठीक है, और ये लोग अपना वो करने लगे वहां पर। ठीक ना? चलिए, उसके बाद से संविधान सभा में अवामी लीग को बहुमत प्राप्त हो गया। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान को पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के लोग सेना ने गिरफ्तार कर लिया, और वहां की जनता पर अत्यधिक अत्याचार किया। हम आपको ये सारी कहानी बता चुके हैं। ठीक, भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मदद की और आर्थिक और सैन्य सहायता दी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता है। ठीक, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक, हमने ये भी बताया आपको, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, ये भी बताया, और वहीं पर बांग्लादेश का निर्माण हो गया, हमने आपको ये भी बता दिया है। ठीक, बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया अपने आप को 1975 में। ये तो पहले शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री थे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन? शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने लेकिन 1975 में वहां की शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को त्याग कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई, और पहले राष्ट्रपति भी बन गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों दोनों पोस्ट इसी व्यक्ति ने अपनाया। ठीक है, यानी कि पहले जब ये आजाद हुए 1971 में, बांग्लादेश बनता है 1971 में, तो वहां पर उन्होंने भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। लेकिन 1975 में आकर इन लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली, यानी कि राष्ट्रपति शासन अपना लिया। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन बन गया? शेख मुजीबुर रहमान। चलिए, उसके बाद से 1975 में वहां पर सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो राष्ट्रपति साहब थे उन्हीं की। अगस्त 1975 में सेना द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, और कौन नया शासक बना? जनरल जियाउर रहमान। ठीक है, इन्होंने 1979 के चुनाव में ये जीत भी गए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में थे ये। ठीक है, उसके बाद से जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई, और इनकी हत्या के बाद कौन बना? जनरल इरशाद बना। देखिए, राष्ट्रपति शासन ही है, जनरल जहां लग गया, ये राष्ट्रपति ही है, सॉरी सैन्य ही है, ये राष्ट्रपति नहीं, सैन्य ही है, ये भी जनरल सैन्य, ये भी जनरल सैन्य। ठीक, उसके बाद से 1990 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ठीक, और 1991 से अब यहाँ पर बहुदलीय पर आधारित लोकतंत्र है। बहुदलीय मतलब कई सारे दल हैं, टू मच पार्टीज। ओके, जैसे कि इंडिया में भी है। अब नेपाल में लोकतंत्र की बात की जाए अगर, तो देखिए, नेपाल जो है पहले तो एक हिंदू राज्य था शुरू से ही। ठीक, 1990 में नेपाल नरेश ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दबाव में नए संविधान की घोषणा की। ठीक, और एक संवैधानिक गणतंत्र बन गया। ठीक है, ये नेपाल
2001 में नेपाल नरेश वीरेंद्र रानी जो जो है उनके युवराज दीपेंद्र एवं अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई। वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र नए राजा बने, ठीक है। वीरेंद्र के भाई जो है वो ज्ञानेंद्र वे बने। 2002 में नरेश ने संसद को भंग कर दिया, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिन तक ये इनकी मनमानी नहीं चल पाई। 2006 में जो है पुनः जो है वहां पर एक आंदोलन होता है, जिसमें माओवादी जो थे वे और तथा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 7 दलों जो थे उनका मिलकर इन्होंने वहां पर आंदोलन किया कि हमको जो है कि लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य फिर से बना, और 2015 में इन्होंने नया संविधान अपना लिया, हमने आपको बताया है। क्लियर है, ये याद रखिएगा कि 2015 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कब इन्होंने संविधान अपनाया है दोबारा, 2015 में। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो देखिए श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन। ये याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछता है, ठीक है। श्रीलंका में आजादी 1948 के बाद लोकतंत्र कायम है, ठीक है। ये तब से लेकर आज तक भारत और श्रीलंका दो ही ऐसे देश है जहां पर आजादी के बाद से ही लोकतंत्र है, ठीक ना। श्रीलंका कॉलोनी में सिंघली, यहाँ पर हमेशा सिंघली और तमिलों के बीच हमेशा यहाँ पर विवाद होता रहता है। सिंघली वे जाति है जो वहां पर लोकल है, वहां के मूल है, मूल निवासी वे सिंघली हैं। तमिल वे हैं जो कि भारत से गए हैं। इन दोनों को लेकर हमेशा वहां इन दोनों के बीच में हमेशा वर्सेस रहता है, ठीक है। हमेशा दोनों के बीच में फाइट होता है। उसका मेन रीजन ये है कि सिंघली अपने आप को मूल निवासी मानते हैं, इसलिए जो है कि वो इनको चाहते कि इनको कम संसाधन मिले, ठीक है। वहां की सरकार भी सिंघली को वरीयता देती है। सिंघली को एकमात्र वहां की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया, जिसको लेकर वहां पर देखिए कारण देख लीजिए कि इस किन कारणों से वहां पर संघर्ष हुआ। तमिलों के साथ शासकों ने बुरा व्यवहार किया, ठीक है, कि भैया ये तो बाहरी हैं। अधिकांश तमिलों को नागरिकता तक नहीं दी गई। सिंगली भाषा को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ठीक है। तमिलों द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की गई, तमिल इलम, ये ध्यान रखिएगा। किस राष्ट्र, एक नए राज्य बनाने के लिए इन्होंने एक वो कर दिया कि तमिल इलम नाम के हम लोग एक नया देश ही बना देंगे। क्लियर। उसके बाद से सिंगली लोगों का मानना था कि श्रीलंका केवल सिंगलियों का है, यहाँ पे तमिली जैसे कि भारत के कुछ राज्यों में भी होता है। आपको पता होगा कि वहां के लोग अपने आप को मूल मानकर बाकी राज्य को लोगों को भगाने का प्रयास आए दिन करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए इनका अंत कैसे हुआ इस संघर्ष का, तो 1972 में तमिल इलम जो नए राज्य की मांग थी उसकी इन्होंने मांग की, ठीक। लेकिन 1976 में लिट्टे की स्थापना की, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्लियर है। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1987 में एक और हुआ कि भारतीय सेना ने श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते समान करने के लिए श्रीलंका भेजी। किसने? भारतीय सेनाएं गई थी श्रीलंका, ठीक है। भारतीय सेनाएं गई थी वहां पर कि भैया इन लोगों के बीच बातचीत की जाए, उनको थोड़ा आराम से थोड़ा सा बल प्रयोग करके इनको जो लिट्टे वाले हैं उनसे शांति समझौता करके बढ़िया से बातचीत हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिना देखे 1989 में हम आपको बताया कुछ नहीं हुआ, ये बिना कुछ हासिल किए ही भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया। लेकिन अंत में 2009 में लिट्टे के सर्वोच्च जो नेता थे प्रभाकरण, ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। 2009 में इनको मार दिया गया, भारतीय सेना के हैं या क्या कि भारत सरकार के द्वारा, या जो भी कहें, ठीक है। लेकिन ये 2009 में इनका मारा गया। लेकिन इनका जो है भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके भी मौत में हाथ था। बीच में कई सारी ऐसी घटनाक्रम रहे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच जब जब समझौता हुआ, तो उसमें दो देशों ने बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाया। उन दो देशों का नाम है नॉर्वे तथा आइसलैंड, ठीक है। ये दोनों नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों नामों को याद रखिएगा। इन दोनों देशों ने, ये स्कैंडिनेवाई देश है। इन दोनों देशों ने बातचीत किया और उसके बाद से मध्यस्थता का मार्ग अपनाया, ठीक है। बात की जाए अगर श्रीलंका में कि अब क्या स्थिति है, कैसे वहां पर फिर उन्होंने विकास डेवलपमेंट पर हुआ है, तो देखिए अच्छी आर्थिक वृद्धि, ठीक है, और विकास के उच्च मध्य स्तर को इन्होंने हासिल किया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया, ठीक है। पहले देशिया ऐसे ऐसे दक्षिण एशियाई देश बने जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि करने पर नियंत्रण किया। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इसका था। अब तो खैर आपको ही पता है कुछ 1-2 साल पहले क्या स्थिति है वहां पर। लेकिन ये जो आपकी एनसीईआरटी में है उसको आप पढ़ के रखिए, वही लिख के आइएगा।
चलिए बात करते हैं अगर मालदीव की, तो मालदीव में देखिए यहाँ पर एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से भी। क्लियर है, ये एक द्वीपीय देश है, हमने आपको मैप में दिखाया है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत था, लेकिन 1968 से 1968 से यह गणतंत्र है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन मतलब प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, देखिए 2005 में मालदीव की संसद पीपुल्स मजलिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट जारफ के एग्जाम में ये बार बार ऐसे दे देता है, संसद के नाम दे देगा, जैसे कि सीनेट अमेरिका हो गया, भारत का पार्लियामेंट हो गया, पीपुल्स मजलिस हो गया, फिर अफगानिस्तान का दे देगा, और इसके बाद से मैच करने के लिए कह देगा कि मैच करिए। तो इसलिए अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो तुरंत इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। जो मैं बता देता हूँ कि पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पीपुल्स मजलिस ने बहुदलीय शासन प्रणाली के पक्ष में मतदान किया है, ठीक। 2008 में पहली बार बहुदलीय प्रणाली के आधार पर मतदान राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2008 में पहली बार। ओके, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एमडीपी, जो कि वहां पर राजनीतिक मामलों में उसका दबदबा है। चलिए भारत पाकिस्तान के संघर्षों की बात करें अगर, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हमने बताया कि एक तो आजादी के साथ ही युद्ध हो गया था, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो प्रधानमंत्री सीरीज है एक, आप उसको देख सकते हैं, ये आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे भी, अगर नहीं जानते हैं तो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर 1965 में हुआ युद्ध, फिर 1971 में युद्ध हुआ, और 1999 का कारगिल युद्ध होता है। ये वही है, ये 1971 का युद्ध जिसमें पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, ठीक है। भारत के खासतौर से इंदिरा गांधी के सहयोग से संघर्ष हो चुके हैं। हमने आपको बताया 1948 के युद्ध के पश्चात कश्मीर के दो हिस्से हो गए हैं। भारत एक जो है पाकिस्तान के अधिकृत है और एक जो है भारत के पास है, ठीक है, 1948 के बाद ही, ठीक। यानी कि अगर हम कश्मीर का कुछ मैप बनाए ऐसे, तो देखिए ये फॉर एग्जाम्पल लेके चलिएगा, ठीक है। तो जब युद्ध हुआ तो कुछ पार्ट यहाँ पे और कुछ पार्ट ये वाला है, जो ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी जो है वो जो है ऐसे ले लीजिए, पीओके हो गया, ठीक है। ये पार्ट उसने चाइना को गिफ्ट कर रखा है, और ये जो है बीच का ये भारत के पास। क्लियर, चलिए ये डायग्राम अच्छा नहीं है, आप डायग्राम मैप पर देख सकते हैं। चलिए उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच अगर विवाद की बात की जाए तो किस किस बात और मुद्दा है, तो एक कश्मीर का है, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर पर हमेशा नियंत्रण रहता है, इस पर लेकर हमेशा नियंत्रण तो भारत के ही रहता है, लेकिन हमेशा इस पर तनातनी रहती है। हथियारों की होड़, ठीक है, 1998 में भारत ने पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने चगाई में किया है, ठीक है। एक दूसरे पर हमेशा संदेह करते रहते हैं। भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता रहता है, जब न तब आतंकवादियों को भेजकर यहाँ पर हमले करवाता है, चाहे वो उरी अटैक हो चाहे पठानकोट अटैक हो, आपको भी पता होगा, ठीक। उसके बाद से 1960 में विश्व बैंक की मदद से, ये याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, एक तो 1960 याद रखिएगा, दूसरा विश्व बैंक याद रखिएगा। उसके बाद से कौन सी संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा पर भी इसको लेकर विवाद होता रहता है, ठीक है। चलिए अगर देखिए इन दो देशों के बीच कौन सा समझौते हुए, तो इन दो देशों के बीच जो मुख्य समझौते हुए, एक तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ 1960 में, बताया विश्व बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से। दूसरा ताशकंद समझौता 1966, ये वही है जो कि जहां पर लाल बहादुर शास्त्री गए थे आपके रूस में, ठीक है, तत्कालीन रूसी था वो यूएसएसआर में, और वहां उनको जहर दे दिया गया, जो भी कारण है उनकी मौत वहीं हो गई। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, भारत के शिमला में हुआ, इंदिरा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1999 में भारत की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, और बस यात्रा हुई थी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लें, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, तो देखिए सार्क का जो मुख्य इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक, कॉर्पोरेशन। साफ्टा की बात की जाए तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने अपने पिछली क्लास में बताया हुआ है ये भी, ठीक है। साफ्टा की बात की जाए साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। लिट्टे की हमने बताया ही, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इंडियन पीस कीपिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए।
भारत और बांग्लादेश की अगर बात की जाए इनके संबंधों के लेकर, अब पहले कुछ विवादित मुद्दे को लेकर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। बांग्लादेश आरोप लगाता है कि भारत जो है जल नहीं दे रहा है, वो अपने पास ज्यादा उसको यूज कर रहा है। भारत में अवैध प्रवास होता है, वहां से बांग्लादेश के जो लोग हैं भारत में आते रहते हैं, चाहे पूर्वोत्तर भारत में आप देख लीजिए, और असम वगैरह में हमेशा ये भारत आरोप लगाता है, और इसी को लेकर एनआरसी भी की गई, आपको पता है, क्लियर है। बांग्लादेश द्वारा भारतीय विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमातों का समर्थन, बांग्लादेश हमेशा जो भारत में जो जो एक तरह से कट्टरपंथी इस्लामी जो जमात है उनका समर्थन करता है। ढाका द्वारा भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला, इसको भी लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़ा तनातनी रहती है। लेकिन वैसे सबके बावजूद भी भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ सहमतियां भी हुई जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्थिक संबंध दोनों के देशों के बीच बढ़िया है, दोनों देश कम से कम अच्छे व्यापार कर पा रहे हैं, अच्छे पैसों का व्यापार हो रहा है, पैसों मतलब कि गुड्स का व्यापार हो रहा है, सामान का, तो पैसे एक दूसरे के आदान प्रदान होगा ही। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसको अपनाया गया। एक टेस्ट पॉलिसी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में अपनाया गया। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण, ठीक है, इसको भी लेकर भारत हमेशा मदद करता है। 2015 में दोनों देशों ने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार थी 100वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए, भारत और नेपाल के बीच अगर सहमत की बात की जाए, संबंधों की बात की जाए, तो आपको पता है कि यहाँ का संबंध बहुत ही मधुर है, ये याद रखिएगा, मधुर है। आपको भी पता है कि अब ठंड है, ठंड आती है तो नेपाल से जो है वो लोग आ जाते हैं भारत में, अपना सामान बेचते हैं, कंबल बेचते हैं। तिब्बत से भी लोग आ जाते हैं, कहते हैं तिब्बती हैं, ठीक है। उसके बाद से नेपाल, तिब्बती मार्केट भी हर जगह लगता है, आपको पता है। नेपाल से आ जाते हैं, भूटान से आ जाते हैं, तो भूटान के साथ भी हम लोग का संबंध ऐसा ही है कि एकदम मधुर है। वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं। यहाँ पे भी लोग जो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, नेपाल घूमने चले जाते हैं, भूटान घूमने चले जाते हैं, है ना। तो संबंध बहुत मधुर है दोनों देशों के बीच। बिना पासपोर्ट के आदमी आ जा सकता है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के बाय रोड आप आ जा सकते हैं, एक दूसरे के देशों में काम भी करते हैं। आपको भी पता है कि नेपाल का जो वहाँ के लोग हैं उनको भारतीय सेनाओं में भी शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। वैज्ञानिक सहयोग और बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन के मसले पर भी भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं। उसके बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ मनमुटाव है, अगर भारत और नेपाल की बात की जाए तो व्यापार संबंधित मनमुटाव रहता है। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती वर्तमान अगर स्थिति में देखा जाए तो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए कहीं ना कहीं यह असहमति वाली बात होती है, और भारत सरकार इस पर जो हमेशा आवाज उठाता रहता है। मैप को लेकर भी वो थोड़ा वो चेंज किया था बीच में, तो उसको भी लेकर भी भारत ने आवाज उठाया। नेपाल द्वारा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाना, ठीक है। साथ में नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन, ये कुछ मुद्दे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग की उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, जो जैसी क्लास चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।